मैंने एक प्रण और किया था माउंट एवरेस्ट पर। नहीं तो अभी तक लोग समझते थे पहाड़ यानी वैष्णो देवी, पहाड़ यानी अमरनाथ जी। लेकिन जिन भी लोगों से मैंने बात करी मुझे कहीं से भी पॉजिटिव नहीं मिला। लेकिन असफलताएं हमको सिखाती हैं मायूस नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स से उनकी मानसिकता इस तरह की कभी नहीं रही है कि बच्चों को आगे बढ़ाएं। मेरे लिए मतलब एक इंस्पायरिंग करने वाली वुमन है। माउंट एवरेस्ट की मेरी सफर शुरू हुआ, मुझे पता था मुझे कहीं से स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। मेरे गांव का नाम जो है वो भारत के नक्शे पे दिखे। चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, स्पोर्ट्स तो कोई सा भी एक स्पोर्ट्स करना चाहिए। इंडिया की ओल्डेस्ट वुमन थी, 52 साल की उम्र में किसी ने नमस्कार। दूसरा एपिसोड ज्योति रात्रे जी के साथ, जिन्होंने एक कीर्तिमान बनाया। 55 वर्ष की उम्र में -50 डिग्री टेम्परेचर जब होता है वहाँ पर एवरेस्ट पर कदम रखा। 40-45 मिनट वहाँ पर उन्हें मौका मिला रहने का, ये भी उनके जीवन की एक उपलब्धि थी। और भी कई उपलब्धियाँ उनके नाम के साथ जुड़ती गईं। जैसे जैसे एवरेस्ट की तरफ आई, पहला समिट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन सेकंड समिट पे उन्होंने रिकॉर्ड के साथ उसे कंप्लीट किया। लेकिन जो शुरुआत होती है आपकी किसी भी समिट के लिए जाने की या किसी भी काम को करने के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अलग अलग जगह आपको जाना पड़ता है। जैसे पढ़ाई की बात करें तो आपको अलग अलग कोचिंग्स में जाना पड़ता है, वैसे ही माउंटेनियरिंग की बात करें तो हमारे देश में 4-5 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको बेसिक ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। और उस बेसिक ट्रेनिंग्स के बाद आप तैयार होते हैं माउंटेनियरिंग के लिए। आपको अलग अलग 5-5 हज़ार फीट, 6-6 हज़ार फीट की ऊंचाई तक पहुंचना पड़ता है, मीटर तक पहुंचना पड़ता है। और जब आप ये सब काम करते जाते हैं तब वो सपना एवरेस्ट की तरफ जाता है। उसमें के लिए भी आपको ये सब कंप्लीट करना पड़ता है। और क्या कुछ कंप्लीट करना पड़ता है, आइए ज्योति जी से जानते हैं। और उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इस सेकंड एपिसोड में हम उनके साथ शेयर करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। ज्योति जी, दूसरे एपिसोड में बहुत स्वागत आपका। पहला एपिसोड बहुत अच्छा रहा, जिसमें माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना, कीर्तिमान रचना और किस तरह से वहां पहुंचे, ये सब बात थी। लेकिन किसी भी काम की जब शुरुआत होती है तो आपको उसकी बेसिक तैयारी करनी पड़ती है। माउंट एवरेस्ट पर जाने का जो सपना आपने देखा था 2018 में 49 साल की उम्र में, उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग की तरफ हम चलते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग के लिए क्या कुछ चुनौतियाँ आपके सामने आई और कैसे वो सब आपने किया? सभी आपका पहले एपिसोड के लिए धन्यवाद और दूसरे के लिए फिर से सभी को नमस्कार। जब मैंने सोचा तो मुझे लग रहा था कि मुझे ट्रेनिंग मिल जाएगी, मैं ट्रेनिंग कर लूँगी, ये सारी चीज़ें बड़े मन में थी। लेकिन एक अनुभव था इतने सालों का, हर चीज़ मैंने लिख के की। मैंने सबसे पहले उन इंस्टीट्यूट को ढूंढा कि कहाँ कहाँ मुझे ट्रेनिंग मिल सकती है। वहाँ मैंने मेल किए, अपने बारे में बताया। लेकिन जब मुझे पता चला कि वहाँ सिर्फ 42 साल की उम्र तक ही ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद नहीं, और क्योंकि वो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, उनके अपने नियम हैं और वो हमको मानना पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने पहले एपिसोड में बताया कि थोड़ी ज़िद्दी हूँ, तो मैंने अपनी ज़िद वहाँ पर भी जाहिर की। मैंने वहाँ रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मेरा फिटनेस टेस्ट ले लें और अगर मैं फिटनेस में फ़ेल हो जाऊँ तो मुझे घर भेज दीजिएगा, नहीं तो आप मुझे ट्रेनिंग दीजिएगा। मैंने पूछा भी कई तरह से। इंस्टीट्यूट में आपने ये सब किया? मैंने 5 में किया, जो हमारे 5 हैं इसमें, जो कि उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी में है, दार्जिलिंग में है, नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पहलगांव में है। तो ऐसे सब दूर मैंने डाला था कि कहीं तो शायद कोई उम्मीद जागे। लेकिन कहीं से कोई ऐसे उम्मीद नहीं जागी। और फिर मुझे भी लगा कि क्योंकि अपने गवर्नमेंट के नियम है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ ऐसा एक प्रावधान है कि आप कर सकते हैं, वो तब है जब कि कोई कारपोरेट सेक्टर अपने एम्प्लॉयज़ को करवाता है, तो उसकी फीस थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। तो मैंने वो भी रिक्वेस्ट किया था कि जब कोई आपके पास ऐसा कोई बैच आए तो उसमें आप मुझे रख लें। तो उनका कहना था कि आपको उनसे टाई अप करना पड़ेगा। तो मेरी इतनी पहुँच नहीं थी कि मैं ऐसा कर पाती। लेकिन मैं मायूस नहीं हुई और जब वहाँ से ट्रेनिंग नहीं मिली तो मैंने अपनी ट्रेनिंग खुद से शुरू की। मैंने काफ़ी पढ़ा,
मैंने लोगों के ब्लॉग्स पढ़े, मैंने देखा कि वहाँ क्या ज़रूरत है, कैसे करना है, लोगों से बात करी। लेकिन जिन भी लोगों से मैंने बात करी मुझे कहीं से भी पॉजिटिव नहीं मिला। उन लोगों से वही पता चला कि फिटनेस, उनकी फिटनेस और मेरी फिटनेस में बहुत ज़्यादा अंतर था। और फिर मैंने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू की। कुछ क्लाइंबर्स ने मुझसे कहा कि आप 2 साल के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, या तो आप 3-4 महीने मनाली रह के आइए या आप लद्दाख रह के आइए तो ही इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी, यहाँ तो नहीं हो पाएगी। तो मैंने एक और चैलेंज लिया कि मैं सब कुछ करते हुए ही माउंट एवरेस्ट जाऊंगी। अब सब कुछ करते हुए 5 से 6 घंटे निकालना कैसे निकालेंगे, और आपके पास वही 24 घंटे हैं जो आप इतने सालों से यूज़ कर रहे थे, जिसके आप क्या रूटीन बना हुआ था, और उस रूटीन में से आपको 6 घंटे कैसे निकालेंगे। तो मेरा यह कहना है कि अगर आपके मन में चाह है तो टाइम तो निकल जाता है, हाँ निकल जाता है। तो उसके लिए फिर मैंने देखा कि जब आपको पहाड़ों पे चढ़ना है तो आपको वजन लेके चढ़ना है। आपकी फिटनेस इतनी होनी चाहिए कि आप 6 से 8 घंटे तक उतना वजन कंधे पे रख के जा पाए, कर पाए। आपका एंड्योरेंस इतना होना चाहिए। तो मैं सुबह से रनिंग या जिम का 1-1.5 घंटे का सेशन मेरा रहता था। उसके बाद मैंने एक जैकेट बनाया जिसमें 12 किलो तक वजन आ जाता है, और वो खाली करो तो 0 भी हो जाती है। तो उस जैकेट को पहन के मैं अपने घर के सारे काम करती थी 5 से 6 घंटे तक। और पैरों में मैं 2-2 किलो के कफ लगाती थी, क्योंकि हमारे जो क्लाइंबिंग शूज होते हैं वो 2 किलो के करीब के होते हैं, जो मुझे पता चला था। मेरे पास थे तो नहीं, लेकिन मैंने ये सब चीजें पता कर ली थी, सारी जानकारियां मैंने जुटाई थी, और उन जानकारी से मैंने ये किया, वो किया। दूसरा एक बहुत बड़ी जो तैयारी मैं आपको बताती हूँ जो मैंने की, कि मुझे ये पता था कि लोग लौटते टाइम डेथ होती है। लौटते टाइम डेथ क्यों होती है उस पर मैंने रिसर्च किया। लौटते टाइम डेथ इसलिए होती है कि आप 17 से 18 घंटे कुछ भी खाए हुए नहीं रहते, क्योंकि बालकनी पे आप कितना ही खा पाएंगे, और हाई एल्टीट्यूड पे खाया भी नहीं जाता है। तो मैंने अपने शरीर को ऐसे ट्रेन किया कि वो अपना फैट यूज करे जब उसको जरूरत हो। तो मैंने उसके लिए भूखे पेट दौड़ना, भूखे पेट जिम जाना। तो मेरा हर रोज का ये टारगेट होता था कि आज मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगी और पानी नहीं पीऊंगी। आज मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगी, लेकिन मैं कुछ खाऊंगी नहीं रास्ते में। तो इस तरह मैंने अपने शरीर को भी ट्रेन किया, और ये जानकारी मैं नहीं समझती हूँ कि किसी ने आज तक किसी को दी होगी। और मैंने एक प्रण और किया था माउंट एवरेस्ट पर, कि मैंने इतनी तकलीफें उठाई हैं तो मैं किसी क्लाइंबर को कोई तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। तो आज भी अगर कोई भी क्लाइंबर मुझसे कोई सलाह लेता है तो मैं उसको हर बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज़ें समझाती हूँ, बताती हूँ, और मैं कोई फीस नहीं लेती हूँ। ऐसा भी मैंने प्रण किया हुआ है कि मैं फ्री ऑफ कास्ट सबको सलाह दूंगी। और अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है वो इस तरह से बात करते हैं कि हम माउंट एवरेस्ट होके आए हैं तो कोई ना जाए। और मैंने ये प्रण किया है कि अगर मैंने माउंट एवरेस्ट कर लिया है तो हर व्यक्ति माउंट एवरेस्ट जाए। तो ये भी एक प्रण है। तो इस तरह मेरी सब तैयारियां मैंने अपने शारीरिक तौर पे खुद से की हैं, और धीरे धीरे करके यही सब कुछ चीज़ें थी जो मुझे माउंट एवरेस्ट पर इतने अच्छे से ले गई, और लौटने के बाद भी मेरी कोई तबीयत खराब नहीं हुई। तो मैंने अपने आप को ट्रेन करना इसी तरह शुरू किया। उसके बाद एक और था, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिली, पहाड़ों की ट्रेनिंग मैं कैसे लेती, तो मैंने एक एक करके ऐसे पहाड़ चुने अपने लिए ताकि मेरी एक एक करके मेरा टेस्ट होता चला जाए। लेकिन कोविड आ गया। कोविड सबके लिए आपदा था और मेरे लिए अवसर की तरह आया, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया और मेरे पास थोड़ा टाइम बच गया और मैं अपने आप पे काम किया मैंने उस पर। और जब कोविड की पहली लहर थोड़ी सी शांत हुई अक्टूबर में, और मैंने सबसे पहला अपना जो पड़ाव था देव टिब्बा वो फतह किया। उससे मुझे 2 तरह की ट्रेनिंग मिली। एक तो जुमारिंग की, जो कि एवरेस्ट पूरा जुमार के जरिए ही चढ़ा जाता है। जुमार एक डिवाइस होती है जो कि रोप पे लगती है, जो आपको ऊपर चढ़ने में सहायता करती है। और वहाँ पर भी एक रोलर जैसा, नहीं रोलर नहीं होता है, एक हैंडल होता है समझ लीजिए, और रोप उसमें से जाती है, और जब आप उसको ऊपर करते हैं तो वो लॉक हो जाता है, और आप उस पर ताकत लगा के और अपने पैर की ताकत से ऊपर चढ़ते हैं। वो सहारा हो जाता है आपके लिए चढ़ने के लिए।
और दूसरा ये था कि मुझे तो मैंने कभी बर्फ पे चली नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि स्नो बूट क्या होते हैं, क्रैम्पॉन क्या होते हैं, इसमें चलना कैसा पड़ता है। तो वो ट्रेनिंग मुझे हुई थी और मैं जिनके साथ गई थी उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे ये ट्रेनिंग देंगे, तो 2 दिन उन्होंने मुझे ये ट्रेनिंग भी अलग से दी थी। तो इस तरह मेरी 2 ट्रेनिंग हुई और मैं पता किया। फिर उसके बाद मेरा अगला लक्ष्य था एल्ब्रुस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी फतह करने का। उसका कारण ये था कि एल्ब्रुस का जो मौसम है वो एवरेस्ट की तरह पल पल में चेंज हो जाता है। आपके पास रिपोर्ट आती है कि कल का मौसम अच्छा है, लेकिन आप जैसे ही चलना शुरू करते हैं पता चलता है आधे घंटे में ही एकदम चेंज हो गया, तूफान आ गया, स्नोफॉल शुरू हो गया, वाइट आउट हो गया। तो वो मौसम कैसा होता है उसका अनुभव के लिए मैं एल्ब्रुस गई थी। और जब मैं एल्ब्रुस गई थी तब कोविड की दूसरी लहर थी। और मैं कोविड खत्म होने का रास्ता ही नहीं देख रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी उम्र बढ़ती जा रही है और मैं इस फिटनेस को कितने साल तक बरकरार रख पाऊंगी ये मुझे नहीं पता था। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाह रही थी। और जब मैं एल्ब्रुस करके आई तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे इंडिया में बड़ा हल्ला सा हो गया था, क्योंकि मैं उस समय इंडिया की ओल्डेस्ट वुमन थी। 52 साल की उम्र में किसी ने एल्ब्रुस नहीं किया था और हमारा जो ग्रुप गया था वो पहला कोविड के बाद का ग्रुप था। तो वो भी एक बात थी कि कोविड में करने वाला पहला ग्रुप था हमारा इंडिया से। परमिशन दी, हाँ, बड़ी बात थी। हाँ, तो ये सब कुछ हुआ और क्योंकि वहाँ फ्लाइट नहीं चल रही थी तो मैं 1 हफ्ते बाद आई थी और मैं उस समय मास्को में थी और यहाँ बहुत सारे लोग मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। और जो मैं आज सबसे बात कर पा रही हूँ ये भी एक एवरेस्ट था मेरे लिए जो फतह किया मैंने। तो मेरे हस्बैंड का जब फ़ोन आया कि आकाशवाणी पे तुमको इंटरव्यू देना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर मुझे पता होता कि इंटरव्यू देना पड़ेगा तो मैं कभी पहाड़ नहीं चढ़ती। मतलब मेरे लिए पहाड़ चढ़ना बहुत आसान था और इंटरव्यू देना बहुत कठिन। तो मैंने ये एक और एवरेस्ट फतह किया है। तो ऐसे धीरे-धीरे सारे एवरेस्ट अपने फतह करते रहना चाहिए लोगों को। उसके बाद मैंने किलिमंजारो किया, वो था एंड्योरेंस का टेस्ट के लिए। फिर मेरे को एक 7000 करना था तो अकनकागुआ मैंने किया। मैंने एवरेस्ट बेस कैंप किया विंटर में। वो इसलिए किया था, वो विंटर में करने का, विंटर में बंद रहता है एवरेस्ट बेस कैंप, कोई नहीं जाता है जनवरी में। लेकिन वहाँ भी मैंने रिक्वेस्ट की थी जाने के लिए और मुझे परमिशन मिली। कारण ये था कि मैं एवरेस्ट रीजन को एक बार फील करना चाहती थी कि माइनस टेम्परेचर में वो कैसा रहता है, क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल और बाकी जगह के ऑक्सीजन लेवल में बहुत फ़र्क है। तो वो मैंने किया। फिर मैंने हमारे उत्तरकाशी में जो है सतोपंथ है वो करने गई, लेकिन वहाँ से मैं कैंप 2 से वापस आई। तो सभी सफल अभियान नहीं रहे हैं, बहुत सारे असफल भी रहे हैं, लेकिन असफलताएं हमको सिखाती हैं, मायूस नहीं होना चाहिए। बहुत चीज़ें सीखी उनसे मैंने। लोगों का व्यवहार सीखा कि लोगों का जो व्यवहार रहता है वो किस जगह पे कहाँ रहता है और कैसे बदलता है और उसके साथ कैसे एडजस्ट करना है। और जो वुमेन एम्पावरमेंट की भी बातें होती हैं तो देखिए भेदभाव बोला जरूर जाता है कि पढ़ लिख जाने के बाद में भेदभाव नहीं होता, लेकिन भेदभाव तो कहीं ना कहीं रहता है और उसको फिर कैसे फाइट करना है वो भी हम सीख जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने अपनी तैयारियां ऐसे एक कदम आगे बढ़ा के की है। छोटे छोटे कदम से मैं आगे बढ़ी हूँ और एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है। बिल्कुल, छोटे छोटे कदम ही हैं जो आपको आगे ले जाते हैं और जहाँ चाह वहाँ रहा, ये बात भी निकल कर आई। और हमेशा कुछ न कुछ करते रहें और पॉजिटिव रहें तो आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ये बात भी ज्योति जी की बातों में निकल कर आई। ज्योति जी, वो जो 5 इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने आपको ट्रेनिंग नहीं दी, उनके गवर्नमेंट्स के नियम के अनुसार, तो जब ये सब आप धीरे धीरे करने लगी तब फिर आपने एक बार फिर वहाँ अप्रोच की थी या नहीं की? नहीं, फिर उसके बाद मैंने कभी अप्रोच नहीं की। जब उन्होंने मना कर दिया तो उसके बाद बनता भी नहीं था अप्रोच करना कि फिर आप अगर उसी में अटके रह जाते तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते थे। अगर आपके सामने कोई परेशानियां आ रही हैं या बाधाएं आ रही हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि आप उनको साइड में करते हुए आगे दूसरा रास्ता बनाएं और आगे निकल जाएं। आइडियल कोई व्यक्ति है आपके जीवन में इस माउंटेनियरिंग फील्ड में? ऐसे तो देखिए अभी तक जो आपने कहा उसमें तो
खुद मतलब आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, जी जैसे आप बिजनेस हाँ वुमन हैं, अपना बिजनेस खड़ा किया, जो सोच थी धीरे धीरे वो जो हाँ सपना आपने देखा उसे पूरा किया। जी तो ऐसे कोई जैसे हमने कहानी सुनी है ना महाभारत में एकलव्य जी की कहानी की, एक जी उन्होंने गुरुजी बना ली और वो जी प्रयास करते रहे। देखिए आइडियल तो ऐसा है कि जिन्होंने भी माउंट एवरेस्ट फतह किया वो मेरे लिए वो सभी आइडियल है, आइडियल है आपके लिए। सभी मेरे लिए आइडियल है, विशेषकर जो महिलाएं इतना परेशानियां अपने जी। परिवार की हर तरह की परेशानियों के बाद आगे बढ़ी तो वो मेरे लिए आइडियल है। पर एक किसी का मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। तो मैं तो अधिकतर तो मैं कहती हूँ कि अपनी आइडियल में खुद हूँ, क्योंकि जो मैंने अपने लिए रास्ता बनाया जैसे बाकी जो क्लाइंबर्स हैं, प्रेमलता अग्रवाल जी हैं जिन्होंने 48 साल में किया, उन्होंने 7 समिट किया। वो बहुत बड़ी बात है, उस जमाने में उन्होंने किया। लेकिन उनकी पैदाइशी जो है वो दार्जिलिंग की है। जी जो संगीता एस बहल हैं वो जम्मू कश्मीर की हैं। तो जो डीएनए होता है हमारा, आप जहाँ रहते हैं उस हिसाब से होता है, क्योंकि वो पहाड़ों की के डीएनए वाली थी जी और मैं एक मध्य प्रदेश के डीएनए की महिला। तो मैं मध्य प्रदेश के लिए बोलती हूँ कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो खेलों में बहुत ज़्यादा नहीं, अब आजकल आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनकी मानसिकता इस तरह की कभी नहीं रही है कि बच्चों को आगे बढ़ाएं। अब इन 8-10 सालों में काफ़ी चेंज आया है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन पहले इस तरह का नहीं था। कोई भी अपने बच्चे को खेल जगत में आगे बढ़े आए ऐसा कोई पेरेंट्स उनको नहीं समझाता था या बोलता था। और अगर कोई बच्चा खेल भी रहा था तो कहावत कहते थे कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो वो वाला एक था। तो इसलिए मुझे लगता था कि यार मध्य प्रदेश से अगर मैं जा रही हूँ, इसीलिए मैंने अपना फिटनेस डीएनए टेस्ट करवाया था कि भाई क्या है, हम इस लायक भी हैं या नहीं है। इस पूरी जर्नी में मैंने ये देखा कि जैसे आपने कहा कि शुरू में बीमारी थी आपको, जी और फिर फर्स्ट जो आपने क्लाइम किया उसमें भी आप बीमार होकर आई, डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो डॉक्टर के साथ और किन किन डॉक्टर्स हैं जिनकी गाइडेंस आपको मिली इस समिट को पूरा करने के लिए, आज भी जो एक मजबूत रिश्ता आपका बना हुआ है उनसे, क्योंकि वो भी डॉक्टर को हम कहते हैं ना कि इस धरती पे भगवान देखिए का हम दर्जा देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मेरे लिए भगवान का दर्जा है। लेकिन देखिए डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, जी उनका भी मानना है कि अगर उनके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो वो सही सलाह दें। उन्होंने कभी गलत सलाह दी नहीं है, मैंने मानी नहीं, वो एक बात अलग है। उन्होंने अपने हिसाब से सही सलाह दी कि अगर आपको पल्मोनरी एडिमा हुआ है तो आपको पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए, या आपके शिन में पेन है तो आपको महीने भर तक बिस्तर पर रहना चाहिए, और जिस उम्र में आपको शिन में पेन आया है तो आपको आराम ही करना चाहिए, नहीं दौड़ लगानी चाहिए। अब वो मैंने बात नहीं मानी, वो बात अलग है। ऐसे ही जब मैं अपना हार्ट टेस्ट एवरेस्ट के पहले मैं जब हार्ट टेस्ट करवाने के लिए गई थी, तब मुझे जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने कहा कि आपका एंडोरेंस तो ऐसा नहीं है कि आप एवरेस्ट जा पाएँ। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने तो ये पूछा कि आप तो ये बताएं मेरी हार्ट की हेल्थ कैसी है। उन्होंने कहा हेल्थ ठीक है, पर आपका एंडोरेंस इस लायक नहीं है कि आप एवरेस्ट होकर आए। तो उनका भी मैंने नहीं माना और मैं एवरेस्ट गई। लेकिन मेरे लिए आइडियल जो कहेंगे तो डॉक्टर प्रिया भावे चित्तेवार हैं, जो मेरे लिए एक आइडियल पर्सन है। वो खुद भी आयरनमैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, और जब भी कभी कुछ हुआ है तो उन्होंने मुझे मोटिवेट ही किया है। और जब मैंने ये हार्ट वाली रिपोर्ट उनको दिखाई थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि अरे ज्योति मैडम, जो आपको ये बात बोल रहे हैं वो कमरे से बाहर नहीं निकले, उनको क्या पता कि एंडोरेंस क्या होता है, आप तो जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। तो वो मेरी फ्रेंड भी बहुत अच्छी हैं और मेरे लिए मतलब एक इंस्पायरिंग करने वाली वुमन है, काफ़ी इंस्पायर करती हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेज भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। और इन सब के बीच में परिवार का योगदान आप किस तरह से मानती है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि ये समिट पूरा किया, फिर वहाँ गए, तो बहुत सारा समय साल भर में आपने वहाँ दिया है फैमिली की अपेक्षा, एक अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए जीवन में, और जो लक्ष्य आपने छोटे छोटे सपने जो बुने थे उनको पूरा करने के लिए। फैमिली का तो देखिए शुरू में तो
कोई सपोर्ट ऐसे नहीं था। मतलब जब पहली बार मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया था तो उनका कहना यही था कि तुमने अपनी फिटनेस देखी है, क्योंकि वो फिटनेस फ्रीक थे अच्छा। और मेरी कोई फिटनेस थी नहीं और उनको पता था कि मैं बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, दौड़ नहीं पाती हूँ। तो उनका यही एज कहना भी था। 49 की हाँ, एज और हाँ, वुमेन ऊपर से वुमन वही दोनों चीजें जी। इसमें साथ में तो उनका भी यही कहना था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं ये मान नहीं रही है, अपनी कोशिश जारी रखे हुए है, तो जब मैं देव टिब्बा गई थी तो उन्होंने मुझे अकेले ही भेजा था। तो उनका यही कहना था कि अगर आपको एवरेस्ट जाना है तो हर चीज़ अब अकेले ही करनी पड़ेगी, तो ये पहली परीक्षा है तो करो करके। अभी अभी मुझे पता चला है कि उन्होंने अपने दिल की जो बात बताई कि उन्होंने कहा मैंने माउंट एवरेस्ट जाने के लिए इसलिए हाँ कह दिया था कि जब ये माउंट देव टिब्बा जाने के लिए इसलिए हाँ कह दी थी कि जब ये जाएगी, और जब किसी पर्वत पे ट्रैक करना एक अलग बात है और जी। किसी पहाड़ को आप फतह करना एक बहुत वो अलग अलग बात है। तो जब ये जाएगी तो इसका सब कुछ खत्म हो दूध का दूध, जाएगा पानी जब का पानी हाँ सामने आ जाएगा कि जब वहाँ की कठिनाइयाँ देखेंगी और वहाँ का मौसम देखेंगी, और जब टेंट में 2-2 दिन बर्फ की आंधियों के साथ रहना पड़ेगा तो सब इनका सपना ये भूल जाएंगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। प्रैक्टिकल से हाँ, मतलब आपको जोड़ना चाहते थे हाँ, कि ये हाँ। प्रैक्टिकल भी करके देख करके लीजिए। हाँ, तो उनको लग रहा था कि पक्का ये फिर सब भूल जाएगी और सब हम नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो करने के बाद मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जब उनको भी लगा कि सब कुछ कर ले रही है, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसा कि महिलाएं कहती हैं कि पुरुष हमको करने नहीं देते, तो वहाँ ये रहता है कि पुरुष आपकी सुरक्षा के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि उनके पास भी आपकी जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल। हम उसको पॉजिटिव उसमें लें। लेकिन जब आप अगर ये बता देते हैं, ये प्रूव कर देते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, या आप जब बाहर जा रहे हैं तो आप अपने आप को संभाल लेंगे, तो ये सब चीज़ें जब प्रूव हो जाती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको मना करेगा। तो फिर तो कोई मना करने वाला बात थी नहीं। और बच्चों का क्या रिएक्शन था जब 49 इयर्स की एज में मम्मी कह रही हैं कि नहीं बच्चों ये का मुझे करना है। हाँ, नहीं बच्चों का तो क्योंकि क्या है। बच्चे क्या है कि वो जहाँ जाते हैं तो उनको भी एक बताने को होता है कि जी, भाई जी। मेरी मम्मी अब ये करने वाली है, हाँ। तो वो सामने वाला जो रिएक्शन रहता है, फ्रेंड सर्कल जो जी, उनके जी, जी। एज के लोग हैं वो फिर कुछ ना कुछ जरूर कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं, ज़रूर। भाई आपकी मम्मी को थोड़ा समझाओ हाँ। ये क्या कर रही है। हाँ, लेकिन क्या बच्चे भी हमारे, मतलब मेरी एक बेटी है जी। और मेरे 2 भतीजे मेरे जेठ के बेटे हैं, पर वो हमारे साथ साथ ही रहे, बड़े हुए, शादी-वादी सब साथ में हुई, तो ऐसा नहीं है। मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ। तो बच्चों का रिएक्शन यही था कि भाई देख के, संभल के, क्या कर रहे हो? जो सोचा है पक्का सोच लिया है ना? हाँ, हाँ, सोच लिया भाई यही करना है, कुछ नहीं करना है। तो सपोर्टिव रहे हैं, बच्चे भी खुश रहे हैं कि हाँ, चिंतित हो जाते हैं जब मैं जी। जाती हूँ, बट खुश रहते हैं कि नहीं मम्मी अच्छा कर रही है, मतलब मोटिवेट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो यूएस में है। पहले मैं शाम में वहाँ जाती थी, जिम जाती थी, तो वो डेली कॉल करता है, तो उसका 4 साढ़े 4 बजे जब वो जिम जाता है, जब मेरा आता है, तो उसका सीधा क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बैठे हैं। हो गई तैयार? जिम नहीं जाना है? मतलब ये लाइन होती थी, नहीं नहीं बस तैयार हो रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। तो मतलब बच्चे भी ये रहते थे कि जाना है भाई, रोज जाना, आज क्यों नहीं गई, आज क्या हो गया था, आज अगर रन किया तो कैसे किया। तो इस तरह का मतलब कोई ऐसे नेगेटिव बच्चों की तरफ से नहीं रहा था, उनकी तरफ से पॉजिटिव ही रहा था। और जब ये आपने सपना देखा या सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया, तो परिवार के लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे मतलब फैमिली के जी। लोग रहते हैं और अड़ोस पड़ोस के लोग रहते हैं, अपनी फ्रेटर्निटी के लोग रहते हैं, बिजनेस जी। जैसे आप बिजनेस में हैं जी। वहाँ के लोग रहते हैं, और काफ़ी एक समाज में जो लोग हैं वो बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं जो दिल में गड़ती हैं, वो अंदर घुस जाती है फांस। तो उनको किस तरह से मैनेज किया, क्योंकि वो जो लोग रहते हैं एक तरह से यदि आप पॉजिटिव रहें तो वो आपको एक तरह से चैलेंज दे रहे हैं कि भाई ये काम करके दिखाओ। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत अच्छे से उस काम को कर जी। लेंगे और हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम जो कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लिए तो नहीं कर रहे। तो बिल्कुल। वो किस तरह से मैनेज होता था, देखिए क्या वो क्या ऐसी बातें थी जो सुन के बड़ा गुस्सा भी आता था, और अब जब सोचते हैं तो लगता है कि अरे जाने दो। देखिए ये तो मैं ह्यूमन नेचर। नहीं, ह्यूमन नेचर नहीं, मैं बोलूँगी ये तो मैंने बचपन से
अच्छा। सहा है या देखा है या सुना है। मैं अपने मम्मी पापा के मतलब हम 2 बहनें ही हैं, भाई नहीं था। और जो मैंने कहा कि शुरू से मैं अलग रही हूँ, तो मैंने लड़कों के सारे गेम खेले हैं। मतलब मैंने अंटियाँ खेली हैं, मैंने गिल्ली डंडा खेला है। जो अंटियाँ खेलते थे, पता नहीं अब आजकल तो लोगों को नहीं पता है, एक बड़ी सफ़ेद अंटी से खेला जाता था, जिसमें जब आप हारते थे तो आपको इस कोहनी से उस अंटी को लेके जाना होता था। हाँ, तो वो टिन्नी घिसना ऐसे बोलते थे। तो जब मैं करके आती थी, मेरी ना पूरी काली हो जाती थी, तो मेरी मम्मी इसी बात पे गुस्सा होती थी कि भाई मतलब कहीं और जाओगे तो ये क्या है, तुम्हारी कोहनी कैसे हो रही हैं। तो तब भी लोग मुझे कहते थे कि लड़की हो के क्या खेल रही है, लड़कों के साथ खेल रही है। तो वो मैं बचपन से सुनते आई हूँ। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई और शादी होके मैंने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस भी मैंने मेल डोमिनेटिंग फील्ड वाला किया। मेरा स्कूल यूनिफॉर्म का बिजनेस है और मेरे ख्याल से फीमेल इस हाँ फीमेल इस फील्ड में नहीं है और मुझे 28 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। तो तब भी मैंने सुना। मेरे हस्बैंड क्लास 1 ऑफिसर थे। मैंने जब शुरुआत की बहुत छोटे स्तर से की, मेरी बहुत छोटी सी बचत से की, खुद सिलाई करी। तो एक ऑफिसर की वाइफ अगर सिलाई कर रही है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था। तो हमारे ऑफिसर क्लब में भी लोग बातें करते थे। और उस समय मेरी शॉप नहीं थी, तो स्कूल्स में डिलीवरी देते थे, तो मैं बड़े बड़े पॉलीथीन अपने 2 व्हीलर्स पे रख के और लेके जाती थी। तब भी लोग बोलते थे, पर मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे जो करना है वो करना है। और अगर ऐसी ध्यान देती रहती तो शायद मैं माउंट एवरेस्ट भी नहीं चढ़ पाती और जिस मुकाम पे मेरा अभी बिजनेस है वो भी नहीं पहुंच पाता अगर मैं लोगों की सुनती। तो मैं तो यही संदेश दूंगी कि भाई लोग बोलते तो रहेंगे और उनके बोलने को एक पॉजिटिव वे में लें और उनको करके दिखाइए, बोल के मत दिखाइए। आप जब करने लगेंगे तो अपने आप लोगों को दिखता है, फिर वो बोलना बंद कर देते हैं, फिर वो गले लगाने लगते हैं। बिल्कुल। और जब लोग कुछ भी कहें आपको, ज्योति जी बता रहे हैं कि उनकी बातों का बिल्कुल अपने मन के अंदर ना उतारे, कान के अंदर भी ना जाने दें। मेरा तो यही कहना है। और सकारात्मक रहें, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना रिजल्ट आप जल्दी अचीव कर सकते हैं। ज्योति जी, माउंट एवरेस्ट के पहले की लाइफ और माउंट एवरेस्ट के बाद की लाइफ, ये बहुत बड़ा चेंजेस है। जैसे आपने कहा कि वो जो चुनौतियां, वो जो परेशानियां, वो जो धूल मिट्टी बर्फ के साथ जो एक रिश्ता बन गया था, हमेशा कठिन चुनौती, अपने आप को और ज्यादा मतलब मजबूत बनाते जाना। और उसके बाद माउंट एवरेस्ट, जो सपना पूरा हुआ ज्योति रात्रे का और वापस जब लौटे, तो जीवन किस तरह से हो गया? क्योंकि अब आप एक सेलिब्रिटी हो गई हैं शहर में और अब आप मेरे ख्याल में उतना टाइम अपने बिजनेस को नहीं दे रहे हैं जितना टाइम लोगों को आपको देना पड़ रहा है, समाज में देना पड़ रहा है आपको बहुत ज्यादा टाइम। जी देखिए, लाइफ बहुत चेंज हुई है। एज ए सेलिब्रिटी नहीं बताऊंगी, मैं एक अंदर की यात्रा बताऊंगी। लाइफ ऐसी चेंज हुई है कि अब मुझे बहुत सारी चीज़ों के शौक नहीं है। शौक ऐसे नहीं है, मतलब मैं सोचती हूँ कि बहुत कम में भी जीवन निकल सकता है। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं बहुत कम सामान में अपना जीवन निकालते हैं और जब वहाँ मौत को इतने पास से देख लेते हैं तो लगता है, जैसे लोग कहते हैं भी हैं कि अब ये कपड़ा हमने एक बार पहन लिया दोबारा नहीं पहनना है। मुझे लगता है क्यों नहीं पहनना है भाई, इसी को ही चलाना है। वर्ल्ड का सेकंड जो वेस्टेज है वो अपने कपड़े ही हैं। तो लाइफ में थोड़ा सा मिनिमाइजेशन हो गया है। बहुत सारे ऐसे शौक हैं जो खत्म हो गए हैं। खत्म यानी कि अब ऐसा नहीं लगता है कि मुझे नए कपड़े बहुत खरीदने हैं या कुछ है। मैंने जब माउंट एवरेस्ट की मेरी सफ़र शुरू हुआ, मुझे पता था मुझे कहीं से स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, तो मैंने तभी से कपड़े खरीदने बंद कर दिए थे क्योंकि एक बड़ा खर्च होता है हमारा। तो मुझे लगता था कि अगर मैंने एक ड्रेस नहीं खरीदी तो शायद मेरा एक ग्लव्स इनर आ जाएगा। मैंने अगर एक पार्टी ड्रेस नहीं खरीदी तो मेरी शायद नहीं, शू तो सर बहुत महंगे हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे आ जाएंगी या इस बचत से मेरा ये हो जाएगा। तो ऐसे वो चल ही रहा था। और जब मैं आई तो बहुत सारे इंटरव्यू, मेरे वही 5-7 साल पुराने कपड़े। तो मैंने कहा ठीक है यार, लोग कपड़े से थोड़ी ना मुझे पहचान रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो हैं। दूसरा मैंने एक ये है कि मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने एक काम किया है। अभी मैंने अप्रैल में ग्राम पुकार यात्रा में शामिल हुई थी मैं। ग्राम पुकार यात्रा? जी।
हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया हुआ है, वो काफ़ी काम कर रहे हैं इसमें, और मैं उनके सहयोगी के तौर पे जुड़ी हूँ। तो हमने वहाँ से कुछ महिलाओं को सेलेक्ट किया और हम उनको उद्यमी बना रहे हैं। तो मैंने एक टारगेट लिया है कि एक साल में हम करीब 100 महिलाओं को उद्यमी बनाएंगे। तो हमने वहाँ की महिलाएं लाए थे, और अभी जस्ट पिछले जो 11, 12, 13 तारीख में एक यहाँ पर एग्जीबिशन हुई थी मावे की, उसमें उन 8 महिलाओं के प्रोडक्ट हमने यहाँ पर शोकेस किए थे। तो ये भी एक अचीवमेंट है। तो अगला एवरेस्ट मेरा यही है कि मैं महिलाओं को एम्पावर करूँ। एम्पावर ऐसा नहीं, वो खुद उद्यमी बने, और हम उसके लिए कुछ उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको यही बनाना। वो जिस चीज़ में कौशल में है, वो अगर बैग बनाती हैं तो वो बैग बनाए, वो राखी बनाती हैं तो वो राखी बनाए। कई हमको ईंट के भट्टे पे जो महिलाएं काम करने वाली मिली हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ठेकेदार बन जाए, उन ईंट के भट्टों की वो खुद ठेकेदार बन जाए। तो मैं इस पर भी काम कर रही हूँ। तो अब जो एवरेस्ट के बाद चेंज है वो अब समाज के लिए है, पर्यावरण के लिए है, और अपने आप को पर भी काम करने के लिए। बात यहाँ थोड़ा सा उसकी चली है पैसे की, और ये तो माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने के लिए मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं लगता कि हमारे प्रदेश में कोई ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो आपको स्पॉन्सर करें, क्योंकि जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं स्पॉन्सर तभी आपके पास आते हैं जी। तो कितना खर्च हो जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है? क्योंकि आम लोगों को तो लगता है कि माउंट एवरेस्ट पहुंच गए, लेकिन उसके पीछे का दर्द और सबसे ज्यादा पैसा, मुझे लगता है कि आपके पास एक ठीक ठाक मनी नहीं हो तो मेरे ख्याल में माउंट एवरेस्ट का सपना आपका कभी जीवन में पूरा नहीं। बिल्कुल। तो मैं एक और बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये बात भी एक प्रूव हुई है मेरे एवरेस्ट जाने से। मैंने अपनी बचत, मैंने जैसे कहा, मुझे मालूम था कि जब मैंने जाना था तो 30 से 35 लाख रुपए आपको एवरेस्ट का खर्च है। उसके बाद आपका इंश्योरेंस है 1-1.25 लाख का, फिर आपके जो गियर्स हैं वो 5 से 7 लाख के हैं। उसके अलावा आपको 2 से 3 लाख एक्स्ट्रा आपके पास होने चाहिए ताकि आपका रेस्क्यू हो, और अगर आपकी रेस्क्यू कंपनी में कहीं कोई गड़बड़ हो जाए या कुछ हो जाए तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी हो ताकि आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तुरंत आपका रेस्क्यू हो सके या कुछ हो सके। तो इस तरह 35 से 40 लाख रुपए आपके पास में होना चाहिए तो ही आप एवरेस्ट सोच सकते हैं। लेकिन जितने लोग जाते हैं एवरेस्ट, मेरे ख्याल से 98% लोग स्पॉन्सरशिप से ही जाते हैं, क्योंकि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा थी और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं लोगों के दरवाजे पे 8-8 घंटे 6-6 घंटे वेट करूं। जो हमारे क्लाइंबर्स गए हैं वो अपनी कहानी में सुनाते हैं कि उन्होंने 2 से 3 साल सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए मेहनत की है। तो मैं ये सोचती थी कि अगर मैं इतना टाइम अपने बिजनेस को दे दूंगी तो मैं वहीं से कमा लूंगी। तो मैं अगर इतनी देर किसी क्लाइंट के लिए बैठ जाऊंगी या मैं किसी स्कूल या कॉलेज के दरवाजे पे बैठ जाऊंगी तो मुझे काम मिल जाएगा। तो फिर मैंने इसी स्ट्रेटजी पे काम किया और मुझे 2-3 बड़े काम मिल गए, तो फिर मेरा ये सपना भी पूरा हो गया। तो माउंट एवरेस्ट पर जाना एक अलग बात है, लेकिन स्पॉन्सर, जैसा ज्योति जी कह रहे हैं कि स्पॉन्सर आपके पास हो तो वो आपका सफर आसान बना सकते हैं और वो बन भी जाएगा। लेकिन वहां पहुंचना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। 1953 से लेकर 2025 तक 7,500 के लगभग विश्व के अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा है। हमारे देश के लगभग 750 से ज़्यादा लोग हैं जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंच चुके हैं, और उनमें से एक हैं ज्योति रात्रे जी, जिन्होंने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, हमारे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया, हमारे देश को गौरवान्वित किया, और साथ ही साथ जहाँ से वे आती हैं पूरी कहानी में वो बात नहीं आई, वो जगह का नाम नहीं आया। हरदा की रहने वाली हैं, शादी आपकी भोपाल में हुई तो अब यहीं पर सब कुछ है, लेकिन जो कार्य क्षेत्र रहा, जो बचपन बीता हरदा का, वहीं पर मैं इस बात को मोड़ता हूँ। ज्योति जी, जब हरदा, माउंट एवरेस्ट के बाद जब हरदा जाना हुआ, हालांकि अब इतने बिजी हैं कि कम समय मिलता है, तो मैं जाती रहती हूँ। तो क्या कुछ वहाँ आपने बदलाव देखा? क्योंकि आपके जो मतलब संगी साथी हैं, दोस्त थी जिनसे रही है स्कूल में और बचपन में जो पढ़ा करते थे, मोहल्ले में जो खेला करते थे, तो उनका क्या रिएक्शन हुआ जब माउंट एवरेस्टर को उन्होंने अपने सामने देखा? देखिए, हरदा के पास मेरा पैतृक गांव है कुकरावद। अच्छा, कुकरावद। और जब मैं पहली बार वहां पहुंची तो वहां मेरा बड़ा
स्वागत हुआ, मतलब बिल्कुल गांव के दरवाजे से जो हम अंदर बचपन में तक। देखते थे हाँ, स्वागत, वो अब वो हमारा हमारा हुआ। और दूसरा, हमारे यहाँ टोपी पहनी जाती है, जी। जो गांधी टोपी सफेद वाली वो पहनी जाती है, लेकिन वहाँ मुझे साफा पहनाया, और वहाँ बच्चों ने जो परफॉर्म किया तो उन्होंने साफा पहन के किया। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्यों, ये हमारी कैसे तो change हो गया? हाँ हमारे यहाँ तो ये नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपने क्योंकि गाँव का मान बढ़ाया, आपने गाँव की पगड़ी को ऊपर रखा, ऊपर रखा। इसलिए ये किया है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट रहा था। और जो हमारे संगी साथी हैं, उनको थोड़ा सा पता था कि मैं थोड़ी जिद्दी तो हूँ, जो सोच लेती हूँ वो करके मानती हूँ। तो उनको जब पता चला था कि मैंने माउंट एवरेस्ट सोचा है, तो उनको पक्का विश्वास था कि ये करेगी जरूर। तो मतलब वो भी सब खुश है कि भाई कोई है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा है, और हम इसके साथ में बचपन में खेले बड़े हुए हैं। तो रिएक्शन तो अलग रहता है लोगों का कि जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं। सबका बहुत मतलब गांव में भी एक ही अच्छी बात है कि लोग माउंटेनियरिंग को समझने लग गए हैं, लोग पहाड़ों को समझने लग गए हैं। नहीं तो अभी तक लोग समझते थे पहाड़ यानी वैष्णो देवी, पहाड़ यानी अमरनाथ जी। तो अभी भी कुछ लोग जब मुझसे पूछते हैं कि आप घूम आए, तो मैं उनसे कहती हाँ घूम आई। फिर वो मेरे से बोलते हैं कि आजकल तो पहाड़ों तक बसें जाने लगी। मैं कहती हाँ आजकल बसें जाने लगी, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाना बिल्कुल सही। मुश्किल काम है कि माउंट एवरेस्ट क्या है, उनको यही नहीं पता है। तो मैं हंस के उनके उसी तरह से जवाब दे देती हूँ कि तो वो घूम आए। आपके जो गांव की जो बात की आपने, जी। एक पुराने समय की कोई बात जो आपको याद आ रही हो, और एक माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद जब आप वहां पहुंची और जो स्वागत सत्कार हुआ, जितना भी समय आपने वहां फर्स्ट टाइम जब बिताया, वो जो इंटरेक्शन किसी सहेली या किसी बड़े व्यक्ति के साथ, या जो हमारे समाज के जो बड़े हैं उनके साथ हुआ, उनकी जो बातें हैं जो जी। आपको बहुत ज्यादा देखिए मेरा तो attract कर गई? बचपन जो है, मतलब मैं गांव में ही मेरा बचपन ऐसे निकला कि मैं सिर्फ पढ़ने के लिए अपने मम्मी पापा के पास आती थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी मम्मी के साथ राखी के अलावा कोई, राखी भी कभी कभी हम राखी पे भी अपने दादा दादी के ही पहुंच जाते थे। और जितनी छुट्टियां होती थी, मेरी पूरी छुट्टियां गांव में निकली हैं अपने दादा दादी बुआ चाचा के साथ में। तो मुझे गांव तो आज भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं वहां जाके एक अलग ही उसमें हो जाती है। यहाँ से कई बार मन होता है नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, नहीं जाना है, टाइम नहीं है। और जब मैं वहां पहुंचती हूँ तो वहां से आने का मन नहीं होता है कि अरे नहीं यहीं रुकना है करके ऐसा। तो गांव का तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब भी जाती हूँ तो एक नयापन रहता है। और जो हमारे कुछ दादाजी लोग बचे हैं, कुछ बड़े हमारे ताऊ लोग बचे हैं, तो वो भी बड़ा प्राउड फील करते हैं कि लड़की ने नाम कर दिया हमारे गांव का। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि मेरा एक और मन था कि मेरे गांव का नाम जो है वो भारत के नक्शे पे दिखे। तो ये भी एक बचपन की ख्वाहिश थी। वो ऐसा था कि मेरे जो कजिन्स थे वो मुझसे काफ़ी बड़े थे कुछ, तो वो लोग जब एनसीसी में जाते थे तो वो अपने जो इंस्ट्रक्टर होते थे उनसे कहते थे कि इसमें कुकरावत यूनिवर्सिटी ढूंढिए। तो पहले तो कोई गूगल मैप तो होता नहीं था, मैप बड़े होते थे, वो बेचारे घूमते थे देखते थे, तो कहते थे कुकरावत तो यार दिख रहा है लेकिन कुकरावत यूनिवर्सिटी नहीं दिख रही है। अरे बोले देखो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हम लोग वहीं से आए हैं। तो मेरे मन में ये था कि नहीं यार ऐसे नहीं, लोग ढूंढे कि ये कहाँ है और कैसे है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि मेरे गाँव का नाम भी रोशन हो, नक्शे में दिखे। तो ये बहुत सारी ऐसी भावनाएं थी जिनके जो मन में थी, और एवरेस्ट ने वो सब पूरा कर दिया। हमारी बुआ लोग जो हैं वो बहुत मजाकिया भी हैं, बहुत मस्ती भी करती हैं, तो वो हंसती भी हैं कि मैं हर बार होके आती हैं तो हमारे यहाँ कहावत बोलती है कि अगर सास अगर रोज की तीरथ जा रही है तो कहाँ तक उसके पाँव लगे, है ना। कि जब सासू घर से निकलती है तो पैर छू के ही जाते हैं, तो वो यही कहती है कि तू तो रोज चढ़ के आती, तेरा हम कब तक स्वागत कर रहे हैं। तो ये एक मैं जो अनुभव आप बता रहे हैं कि वो फिर इस तरह से, लेकिन जब मैं जाती हूँ वो लोग सब आके मुझसे मिलने के लिए आ जाती हैं, अपने अपने ससुराल से, अपने अपने घरों से, अपने घर को बहुओं के भरोसे छोड़ के कि नहीं ज्योति आई है तो मिलने जाना है। तो ज्योति आई है, और जब नए पीढ़ी के बच्चों से मुलाकात आपकी कराते हैं जी, क्या 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 बताते हैं कि ये क्या है?
वो इस तरह से परिचय होता है कि अच्छा यही बुआ है जो पहाड़ चढ़ती है, अच्छा ये पहाड़ वाली बुआ, मैं कहा हाँ ये पहाड़ वाली बुआ या मौसी या जो भी, तो इस तरह से ही बच्चे पहचानते हैं कि वही हैं जो पहाड़ चढ़ती है। तो कुकरावत और हरदा के जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस एपिसोड को देख रहे हैं, ये आप ही के गांव से, आप ही के जिले से ज्योति जी हैं, जिन्होंने आपका जो नाम है, जो कुकरावत का नाम है, जो हरदा का नाम है, अब गूगल मैप पर आसानी से आप देख सकते हैं और अपने आप में गर्व महसूस कर सकते हैं कि उसी माटी में जन्मी आपकी बेटी आज एक कीर्तिमान रचने में कामयाब हुई है। सबसे बड़ी उम्र में एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की महिला। ज्योति जी, ये तो बात उन सभी की हो गई कि आपने किस तरह से एवरेस्ट पर पहुंचे, किस तरह से जीवन में बदलाव आए, अब आप क्या नया देख रही हैं। लेकिन माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में जो लोग आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में उतनी जगह नहीं है जहां पर आप ये ट्रेनिंग कर सकें, इंस्टीट्यूट भी काफ़ी दूर दूर हैं, तो जो नए लोग इस क्षेत्र में आना चाहें, माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे तैयारी करें, कैसे आएँ? और देखिए, बहुत सी बातें तो आपने कह दी हैं, लेकिन फिर भी आपके मुंह से यदि सुनेंगे तो शायद जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, शायद इन्हीं में से काफ़ी लोग हैं जो माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में आए। जी, अगर आप 42 साल से कम हैं तो मैं सबको सलाह देना चाहूँगी कि वो बेसिक माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग ज़रूर करें, और बेसिक में अगर उनका A+ आता है तो उनको एडवांस माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग के लिए वो एंटाइटल हो जाते हैं। तो अगर वो दोनों ट्रेनिंग ये कर लेते हैं तो वो किसी भी पर्वत पे चढ़ सकते हैं, इवन वो अपना कैरियर बना सकते हैं इसमें। कैरियर अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी है इस क्षेत्र में। और दूसरा ये है कि वो खुद अगर किसी पहाड़ को चढ़ना चाहते हैं तो अगर वो 2 जगह से ये ट्रेनिंग ले लेंगे तो फिर ज़रूरत नहीं है कि उनको बहुत सारे पहाड़ चढ़ के एक अनुभव इकट्ठा करने की। लेकिन अगर आपके पास अनुभव भी रहेगा तो आप ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप अनुशासित रहें, मतलब अगर आप मुझसे पूछा जाता है कि आप कैसे मोटिवेट रहती हैं, तो रोज तो कोई व्यक्ति मोटिवेट नहीं रह सकता है, किसी न किसी दिन तो आपके मन में आ ही जाता कि अरे आज रहने देते हैं। तो मैं बोलूँगी कि आपको अनुशासित रहें। अनुशासित का मतलब कि रोज 8 बजे जाना है, मतलब जाना है। आपका मन हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, जैसे हम स्कूल बच्चे को भेजते हैं वैसे खुद भी आप अगर अनुशासित रहेंगे तो आप लक्ष्य को पा सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे, जो भी आप कर रहे हैं वो ब्रेक ना हो। ये सोचे कि मैंने 1 महीने कर लिया है, 15 दिन की छुट्टी कर लूँ फिर हो जाएगा, तो जो वो 15 दिन है आपको 2 महीने पीछे ले जाएंगे। तो अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे चाहे कोई से भी फील्ड में हो। Eyebrow toner powder, eyebrow hair shampoo, eyebrow onion hair oil, जी मेरे लिए भी लेके उसका eyebrow charcoal face wash, eyebrow द वर्ड ऑफ Aldi Cosmetics. सीधे सीधे मैं कहना चाहूंगा कि जो आपकी मुस्कान है उसका क्या राज है? हाँ, बहुत लोग क्योंकि यही बहुत बोलते कम हैं। लोग हैं जो सीधे सीधे कह देते हैं आपके मुंह पे कि हाँ। आपकी मुस्कान का क्या राज है। हाँ, शायद अंदर की एनर्जी कह लीजिए या मेरी पॉजिटिविटी कह लीजिए, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे तो सब लोग यही कहते हैं। मतलब मैंने जब 21 किलोमीटर की पचमढ़ी अभी मैराथन की, सारे लोग थक के एकदम ऐसे हो रहे थे और मैं हंस रही थी, जबकि मैं भी बहुत थकी हुई थी, लेकिन मैं हंस रही थी। जब मैं एवरेस्ट से उतर के आई, मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे कि जैसे वो कैंप 4 आते हैं रोने लग जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, कई खुशी के मारे भी रोते हैं, पर वो बड़ी हताशा वाली सी वो रहती है। पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं होता है, मैं तो हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। जब मैं उतर के आई तो मेरे हस्बैंड, मतलब मैं बेस कैंप आई, बेस कैंप पे आपके पास में नेटवर्क आ जाता है, पर इतना नहीं होता है कि ज़्यादा बातचीत हो। तो एक मैसेज आया था कि एक फ़ोटो भेज दो, मतलब वो देखना चाहते थे कि मैं कैसी हूँ। जैसे मैंने फ़ोटो भेजी तो मैसेज आया कि तुम एवरेस्ट गई भी थी कि नहीं गई थी तो मतलब लोगों के जो चेहरे देखते हैं वो देखा उन्होंने, बहुत सारे लोगों के, जब मैं नहीं आई हूँ, और हाँ, बर्न वाले भी, और
वैसे भी तो जो मेरे चेहरे की मुस्कान थी वो कहीं कोई थकान नहीं थी, कुछ नहीं था। तो शायद एक तो ऊपर वाले की मेहरबानी कह लीजिए कि इतना पॉजिटिव रखे रखता है। और नए नए सपने होते हैं मेरे पास में, नए नए रोज मेरे पास में चैलेंजेस होते हैं, तो खुश रहती हूँ मैं। तो आप ज्योति जी से बहुत सी बातें तो सीखेंगे ही, लेकिन एक बात और भी सीखेंगे कि हमेशा मुस्कुराते रहें, और जब आप मुस्कुराएंगे तो शायद वो जो अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर नहीं आएगी, और हमेशा मुस्कान बिखेरेंगे, पॉजिटिव एनर्जी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ज्योति जी, नया अब क्या लक्ष्य है? जैसे आपने बताया वो जो उद्यमी महिलाओं को आप एक संगठित कर रही हैं, एक नया मंच दे रही हैं इस मतलब अलग जगह पर आकर, तो वो किस तरह से अब मैनेज करने का वो है, क्या इसके साथ साथ और क्या क्या जुड़ता जा रहा है? देखिए, एक तो पर्यावरण तो शुरू से ही है। अगर आप अभी आए हैं तो मेरे घर के सामने एक जंगल देख रहे होंगे आप, उस कोने से लेके इस कोने तक, वो इन 20 सालों की मेहनत है। यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं हुआ करता था जब हम यहाँ रहने आए थे 2005 में। यहाँ एक भी चिड़िया नहीं थी। अभी हमारे यहाँ पर कम से कम 12 से 15 तरह की चिड़ियाएं हैं, और 3 से 4 तरह की चिड़ियाएं मेरे घर में घोंसला बनाती हैं। तो मैं पर्यावरण के लिए भी काफ़ी काम कर रही हूँ, मुझे जहाँ जगह मिलती है। अभी मैंने अपने लिए लक्ष्य तैयार किया है कि मैं 500 पेड़ इस साल लगाऊंगी। मैं 100 महिलाओं को उद्यमी बनाऊंगी। तो 500 पेड़ों को मैं उस जगह पे लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बस गए और लगा दिया। मैं उन जगहों पे पेड़ लगा रही हूँ कि उसको वो पल पाए या बड़े हो पाए। तो मेरे लक्ष्य में 260 हो चुके हैं। अभी 140 और बचे, 240 और बचे हुए हैं। बरसात के आते आते वो भी हाँ, लगा दूंगी, मतलब मैं साल भर में, लेकिन मैं उन्हीं जगह लगाऊंगी। अगर आप बोलेंगे कि मेरे यहाँ 2 लगाना है, मैं 2 लगाने भी पहुंच जाती हूँ। लेकिन आप बड़ा कर रहे हैं, मतलब जो उसको पालने का जिम्मा लेगा, मैं उन्हीं के साथ पेड़ लगा रही हूँ, उन्हीं जगहों पे पेड़ लगा रही हूँ। तो बहुत सारी संस्थाओं के साथ चल रहा है काम, और उनसे भी यही रिक्वेस्ट की है कि हम ऐसी जगह पेड़ लगाएं कि जो बड़े हों। हम ना लगाएं 1000, हम ना बात करें करोड़ की, हम बात करें 100 की, पर वो 100 हम पाल पाए, और जो उसमें से कुछ मरेंगे तो हम उनको फिर से लगाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमने इतने लगाए तो सभी जीवित रहें, किसी न किसी वजह से कुछ पेड़ मर जाते हैं, तो उसकी जगह हम लगा के, मतलब 500 का टारगेट जो है वो अगले साल 500 हमको लगे हुए मिले, हमको वो ना हो। मतलब अचीवमेंट वही कहलाएगा जितना हमने लगाया उसका रिटर्न हमें मिला कि ये 500 अभी जीवित हैं। जी। तो आज एक बहुत बड़ी विश्व में समस्या बनती जा रही है प्रकृति की सुरक्षा के लिए, और अलग अलग लोग, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग काम कर रही हैं, और ज्योति जी भी उनमें से एक हैं। जैसा उन्होंने कहा कि इस साल 500 पौधे लगाने का संकल्प उन्होंने लिया है, लेकिन वो संकल्प ये है कि वो 500 के 500 पौधे आपको अगले साल भी बड़े होते हुए नजर आए। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस अभियान के साथ, ज्योति जी से आप संपर्क कर सकते हैं, और इनके साथ जुड़कर न केवल प्रकृति के संरक्षण के बल्कि और भी काम कर सकते हैं। ज्योति जी, आपने रनिंग भी स्टार्ट कर दी, उसके बाद अभी हाल ही में मेरे ख्याल में संडे 4 दिन पहले आप 21 किलोमीटर हाफ मैराथन कंप्लीट करके आई हैं पचमढ़ी जैसी जगह में, जहाँ बहुत ही विकट परिस्थितियां थी, मौसम बहुत ज्यादा खराब था, और मेरे ख्याल में जो 5-7 किलोमीटर का रास्ता था वो भी बहुत खराब था। मतलब यदि मैराथन के हिसाब से देखें तो उतना अच्छा ट्रैक नहीं था वो। तो वो ये जो लाइन है अब एवरेस्ट के बाद, ये जो दौड़ने का सिलसिला है, ये कैसे आगे बढ़ता जा रहा है? ये कैसे आपको मोटिवेट करता है, और कैसे आप इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? ये तो मेरा अपने आप का टेस्ट होता है। अच्छा। पहली मैराथन मैंने 2023 में एवरेस्ट जाने के पहले की थी। 3 हाफ मैराथन मैंने की थी, और मैंने कभी मैराथन की प्रैक्टिस की नहीं। मैं 5 या 10 किलोमीटर ही दौड़ती थी। वो अपनी एवरेस्ट की प्रैक्टिस के लिए, अपना हार्ट रेट को करने के लिए, एंडोरेंस बढ़ाने के लिए। बाकी मैराथन दौड़ने का कुछ नहीं था, पर मैंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए ही, मतलब हर मैराथन मेरी अपने आप को टेस्ट करने की थी। ये मैराथन भी अपने आप को टेस्ट करने की थी कि मैं पिछले 6 महीने से, अभी इस गर्मियों में मैंने कोई एक्सपीडिशन किया नहीं है, और क्या एवरेस्ट के बाद मेरी फिटनेस वही है या कम हो गई है, या क्या कम रह गया है, या इस समय मेरा शरीर क्या बोल रहा है, किस पार्ट पे मेरे को काम करना है, या ये इसके तहत करती रहती हूँ मैं। तो मेरा संदेश यही है कि आप अगर कोई चीज़ को आप किसी इवेंट में आप रजिस्टर अपने आप को कर देते हैं, तो फिर आप उसके लिए करते रहते हैं। अगर आप कुछ रजिस्टर नहीं करेंगे तो फिर आप थोड़ा सा
ये हो जाता है ठीक है यार, क्या ही करना है, आज दौड़ के क्या करना, कल दौड़ लेंगे। पर ये पता है कि वो टारगेट है कि वहाँ जाना है, तो फिर आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक फिटनेस का आपका गोल बना रहता है। तो ये वजह है मेरी मैराथन करने की कि मैं हर बार अपने आप को टेस्ट करती रहती हूँ। तो ये मेरी शायद 6वीं या 7वीं हाफ मैराथन थी, और 2-3 पोडियम फिनिश भी हैं मेरी। जी। जी नहीं, और भी जीवन में पोडियम फिनिश आते रहे। इस जी। मैराथन के साथ जब आप अपने आप को टेस्ट करती हैं तो कोई फिजियो या ऐसे कोई स्पोर्ट्स के लोग हैं जो कांटेक्ट में हैं या जो आपको बताते हाँ। रहते हैं, क्योंकि उनका भी रहना बहुत जरूरी है, जी क्योंकि हमारे साथ जब तक शुभचिंतक नहीं रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। वो जो बैरियर लगाने वाले लोग हैं उनसे तो हम निपट लेंगे, जी जी लेकिन हमें एक पुश बैक चाहिए रहता बिल्कुल है बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए जी। कि हाँ कुछ नहीं, जी, जी। ये हमारे साथ है तो हमें कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक द न्यू गोल्फर करके एक क्लब है जो साइकिलिंग क्लब था, जी जी। अब उसमें रनर हो गए हैं, आयरन मैन हो गए हैं। हाँ, हाँ। तो वो हमारा बड़ा पॉजिटिव ग्रुप है, करीब 300-350 लोग जुड़े हुए हैं। उसमें से 20-30 लोगों से तो डायरेक्ट संपर्क में मैं रहती ये हूँ। सब भोपाल में ही है या भोपाल पूरे में ऑल ही ओवर? भोपाल में ही है। हम्म, मैक्सिमम भोपाल में, कुछ ट्रांसफर हो जाता है तो भी वो ग्रुप नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत पॉजिटिव है। तो उन लोगों से संपर्क में रहते हैं, तो वो लोग करते रहते हैं तो हम भी मोटिवेट होते रहते हैं, और दूसरा वो लोग भी पुश करते रहते हैं। और अगर कुछ परेशानी होती है कि लगता है कि अरे इस दौड़ में ये कमी रह गई, इस दौड़ में यहाँ पेन हो रहा है, तो डिस्कस करके सॉल्व हो जाती हैं चीज़ें। तो इस तरह उस ग्रुप के साथ में बहुत सीखने को मिलता है हमको, और मतलब एक पुश मिलता रहता है कि यार वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। फिर कभी मैं नहीं जाती हूँ तो उन लोगों का कॉल आता है, अरे मैडम रजिस्टर कर दो, चल देंगे, हो जाएगा। तो फिर वो हो जाता है। तो मतलब ग्रुप में ही डॉक्टर्स जी और ये जी जी अलग अलग जी फील्ड के लोग हैं तो लोग वो हैं आपको जी हेल्प भी करते हैं और जी मोटिवेट भी करते जी रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनसे किस तरह से डील किया जाता है? जैसे आपने बताया कि मन नहीं हो रहा लेकिन वो कहते हैं चलिए, तो वो एक एनर्जी, जी पॉजिटिव एनर्जी किस तरह से आप प्रदेश में अब बांट रहे हैं? मैं जो ये कहना चाहिए कि आप पॉजिटिव एनर्जी, तो जैसे मैंने उनसे सीखा है कि वो मुझे पुश करते रहते हैं तो मैं भी यही चाहती हूँ। दूसरा मैं तो यही, जो भी मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक से मुझे मैसेज करता है, मैं हर व्यक्ति का जवाब देती हूँ। उसके पीछे वही कारण है कि क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिले थे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि लोगों के साथ भी वैसा ये वैसा हो। तो मैं फ़ोन पे भी सारे फ़ोन कॉल उठाती हूँ, हर फ़ोन कॉल पे जवाब देती हूँ। अभी की बात है, एक झारखंड से एक लड़की का फ़ोन आया था, हम्म, कहीं से उसको मेरा नंबर मिला और मैंने उसका कॉल उठा लिया, तो वो इतनी भाव विभोर हो गई कि उससे हेलो नहीं बोलते बन रहा था। मतलब उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं, क्या हुआ भाई? बोले मैम मैं सोच नहीं सकती हूँ कि आप मेरा फ़ोन उठा लेंगी और आप मुझसे बात करेंगी। उसके बाद उसने कहा कि मैं वीडियो कॉल कर सकती हूँ क्या? फिर उसने मुझे वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल पे उसने मेरा फ़ोटो लिया कि मतलब वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मैं उससे बात कर रही हूँ। तो मेरा तो यही है कि अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, मुझसे बात करना, किसी भी संबंध में वो माध्यम मुझसे से। सलाह लेना चाहता है, तो मैं बिना कोई चीज़ छुपाए हर चीज़ की मैं सलाह देती हूँ। और इसी तरह मैं पॉजिटिविटी फैलाना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा ना रहे कि जो मायूस हो जाए किसी भी चीज़ के लिए। तो स्कूल्स कॉलेज में भी जाती हूँ, मैं बच्चों को नंबर दे के आती हूँ कि किसी भी बारे में बात करनी है, कभी कोई चीज़ से आप मायूस हो जाएं, कुछ हो जाए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ भी यही बोलना चाहूँगी, जो मुझसे जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब ओपन है, और वो मेरी कहानी देख सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। शायद ज्योति जी के लिए मेरे दिमाग में जो वो 3 शब्द आ रहे हैं वो मैं कहूँ कि केवल ये कहें कि मैं हूं ना। शायद आप ये कहना चाहेंगे कि शायद अब आप एक जी अपने बायो में लिख सकते कि मैं हूं ना, ताकि जी लोगों को बिल्कुल वो बात पता लग सके जिनको 49 इयर्स की एज में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जाने का सपना देखा था, कोई ट्रेनिंग उन्हें बेसिक नहीं मिली, उसके बाद अलग अलग तरह की परेशानियां उनके सामने आई, लेकिन उन परेशानियों को उन्होंने एक चैलेंज के रूप में लिया। फैमिली का सपोर्ट मिला, रिश्तेदारों का सपोर्ट मिला, और भी लोगों का जो उनके साथ के लोग थे उनका सपोर्ट मिला, और तब जाकर वो सफ़र जो उन्होंने पूरा किया, उस सफ़र में अब वे चाहते हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं वो उनका सफ़र आसान बनाना चाहती हैं। किसी भी माध्यम से आप ज्योति जी से जुड़ सकते हैं और
अपनी बातें उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो अनुभव उनका है वो आप ले सकते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य को कंप्लीट कर सकें। ज्योति जी, ये तो बहुत सी बातें ऐसी हुई, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने अभी हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी कुछ किया है। मेरे ख्याल में 15 लाख रुपए अब जो एवरेस्ट के लिए जाएगा जी उसके लिए वो राशि रखी है। जी तो ये किस तरह का एक मोटिवेशन होगा, क्योंकि 2016 में जब भगवान सिंह सबसे पहले जी जी एवरेस्ट पर चढ़ जी के आए जी थे, हमारे मध्य प्रदेश के हैं, जी ग्वालियर के रहने वाले, जी भोपाल जी में उन्होंने जी सब जी कुछ किया है, तो जी उसके बाद से आप 8वें व्यक्ति हैं जो एवरेस्ट पर पहुंची हैं। जी 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 तो वो सिलसिला कैसा चला और गवर्नमेंट के सपोर्ट को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि 15 लाख रुपए, हालांकि अब जैसा आपने बताया जी जी 43 लाख के सामने तो जी ये एक तिहाई ही हुआ है। हाँ, नहीं लेकिन देखिए मध्य प्रदेश शासन का माउंटेनियर के क्षेत्र में ये सब कुछ करना, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और स्पोर्ट डिपार्टमेंट का भी, क्योंकि देखिए अगर 15 लाख भी हैं तो कहाँ से आए हैं, जी तो वो भी तो आपके लिए एक बड़ा सपोर्ट है ना। अभी बिल्कुल। हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हमको 15 लाख का भी सपोर्ट मिल रहा है तो एक बड़ा सपोर्ट है। और शासन से गुजारिश भी रहेगी कि इसकी राशि बढ़ाई जाए, क्योंकि अब खर्चे बड़े हो गए हैं। ये उस समय का है, 2019 का नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो भी एवरेस्ट करके आएगा उसको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, साथ ही विक्रम अवार्ड भी दिया जाएगा। नहीं, एवरेस्ट करने के आने के बाद ये 15 लाख मिलेंगे जी या नहीं, करने स्पॉन्सर है? नहीं स्पॉन्सर नहीं है, करने के बाद अच्छा। 15 लाख मिलते हैं। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है अगर आप करके आ रहे और हैं। अभी और अवार्ड जैसा आप बता रही, जी विक्रम अवार्ड जो जी सबसे बड़ा खेल सम्मान है जी जी खिलाड़ियों जी को, जी उसमें भी जी एडवेंचर स्पोर्ट्स को जोड़ा, जी साहसिक जी खेलों को। जी जी तो एक अच्छा कदम है, लेकिन ये जो 15 लाख है ये थोड़ा सा बढ़ने चाहिए बस। बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा है। और 15 लाख भी कोई कम नहीं होते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और हमें भी चाहिए कि हम भी मेहनत करें ना, हम किसी पे डिपेंड होके क्यों जाना चाहते जी हैं। अगर हमारा अपना शौक है तो हम भी कोशिश करें। एक शब्द आपने बोला, शौक है, तो ज्योति जी के क्या शौक हैं? क्योंकि मेरे इतनी लाइफ निकल गई, अलग अलग पड़ाव आपके आ गए, एक जिद्दी स्वभाव, जैसा आपने खुद ही काफी बार बोला इंटरव्यू हाँ में कि काफी जिद्दी हैं, जो करती हैं तो हाँ वो जो ठानती हैं वो करती हैं। तो जी क्या शौक रहे हैं आपके? मेरे पहले तो देखिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग शौक रहे हैं। बहुत पहले मैं डाक टिकट इकट्ठा किया करती थी, फिर मैच बॉक्सेस इकट्ठा करती थी, फिर शादी हो गई, ये सब चीज़ें पीछे छूटती चली गई। मुझे आर्ट का शौक है। मैंने फिर शादी के बाद जो खाली समय था तो मैं पेंटिंग वगैरह करती थी, क्रोशिया करती थी, मतलब मैं कभी खाली कभी नहीं रही। इवन आपको बताऊं कि मैंने हाई एल्टीट्यूड पे भी डूडलिंग किया है, और ये भी एक रिकॉर्ड है जो मुझे दर्ज करवाना है। मैंने डेथ जोन पे डूडलिंग किया है, और मेरे एवरेस्ट के सफ़र में जितना मैंने डूडलिंग किया था उसकी मेरी एग्जीबिशन लगी थी रविंद्र भवन में। तो वो भी मैं करती रहती हूँ। आर्ट में भी काफ़ी रुचि है मेरी, तो उसके लिए भी काम करती रहती हूँ। बाकी तो मैं पूरे टाइम बिजी रहती हूँ, मतलब खाली कभी नहीं रहती हूँ। यानी जो भी 24 घंटे मुझे लगता है कि आपको कम पड़ जाते होंगे हाँ कि बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल करना, बिल्कुल वो करना। हाँ बिल्कुल मतलब रोज शाम को मैं हस्बैंड को बोले, अरे आज तो कुछ किया नहीं, मैं सुबह से रात तक लगी हूँ, कैसे कुछ नहीं किया। तो मैं नहीं, मेरे इतने सारे काम थे, इसमें से ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। तो फिर जो रह जाता है वो अगले दिन सुबह जल्दी उठ के मैं खत्म करती हूँ कि ये कल वाला काम सबसे पहले खत्म करना है। तो रोज के मेरे अपने चीजें हैं जिनको मैं करती रहती हूँ। और आज की जो लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में आ रही हैं, जी हमारे देश का काफी नाम कर रही हैं, जी और स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स या कोई भी स्पोर्ट्स के लिए जी लड़कियों का आना किस तरह से आप देखती हैं कि अब हमारे पास भी फीमेल पावर है जो वर्ल्ड बिल्कुल। लेवल पर हमारे देश का मान बढ़ा रही है? नहीं, मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी बेटी को 7 साल की थी तब से वॉल क्लाइंबिंग, स्विमिंग सब कुछ किया, और जब वो IIT रुड़की गई तो वो वहाँ 5 साल तक चैंपियन रही स्विमिंग की। अभी भी वो करती है। तो बचपन से ही रहा है कि चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, स्पोर्ट्स तो कोई सा भी एक स्पोर्ट्स करना चाहिए। और एक और मैं संदेश देना चाहूँगी कि हर व्यक्ति के पास अपना एक शौक होना चाहिए अपने प्रोफेशन के साथ में। उसको गाना ना भी आता हो और उसको गाने का शौक है तो वो गाए, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो आपका वो शौक ही आपका दोस्त होता है।
तो हमेशा मैं जैसे बोलती हूँ कि 2 प्लान होना चाहिए, तो आपके पास एक शौक भी अपना होना चाहिए। और जो लड़कियां खेल के लिए बढ़ रही हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई अचीवमेंट लड़कियों का आता है, कि हाँ, हमारे पेरेंट्स भी अब इस ओर ध्यान देने लग गए हैं। पहले लड़कियों को घर में रखा जाता था, पेरेंट्स भी उनको बड़ा प्रोटेक्ट करके रखते थे, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा और लड़कियों का आगे बढ़ना तो खुशी की बात है ही, और चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ अचीव करें चीज़ों को। ज्योति जी अपने आप को एज ए माउंटेनियर या उद्यमी, जी, उसमें से क्या कहलाना पसंद करती हैं? मैं तो ज्योति रात्रि कहलाना पसंद करूँगी। मैं ज्योति हूँ। मैं ज्योति हूँ और मैं इसी तरह से जलती रहूंगी और लोगों के जीवन में उजाला प्रकाश, फैलाता जाऊँगी। उजाला हाँ, फैलाती रहूंगी। ज्योति जी चलते चलते एक बहुत से संदेश आपने दिए, लेकिन अब एक स्पोर्ट्स मिरर 1 के माध्यम से जो हमारा एक प्रयास है कि हम लोगों तक उन लोगों से उनकी मुलाकात कराएं जो उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि हर इंटरव्यू के बाद हमें बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं और मैसेजेस आते हैं कि उन्हें वो पसंद आया, उनके जीवन में वो भी कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ हमारे प्रोग्राम से सीखा उन्होंने। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे स्पोर्ट्स मिरर 1 के लिए? मैं कहना चाहूँगी कि 50 के बाद जीवन ख़त्म नहीं होता है, 50 के बाद जीवन शुरू होता है। अगर 49 साल की उम्र में मैंने माउंट एवरेस्ट जाने का सपना देखा और 55 साल की उम्र में मैंने उसको पूरा कर लिया, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी सपना देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है। ज़रूरत है सिर्फ़ जिद, जुनून और जोश की। ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद स्पोर्ट्स मिरर 1 के लिए इतना अच्छा संदेश देने के लिए। और प्रयास तो हमने किया है कि 2 एपिसोड में आपके जीवन की सारी जो भी बातें हैं लोगों के समक्ष रख सकें, और कितने हम सफल हुए ये तो आप बता सकती हैं और हमारे वो दर्शक बता सकते हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा, जो जुनून आपके अंदर होना चाहिए। 49 साल की उम्र में जिन्होंने सपना देखा था एवरेस्ट पर जाने का, ट्रेनिंग जो कराने वाले इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हम नियम के अनुसार 42 साल के बाद जिनकी उम्र रहती है उन्हें ट्रेन नहीं कर सकते। लेकिन उनके अंदर जो जोश था, उनके अंदर जो जुनून था, उसकी बदौलत और लोगों की जो शुभकामना है उसकी बदौलत, परिवार के सपोर्ट की बदौलत और बहुत से लोगों के साथ जो जम्मू कश्मीर से आती थी संगीता बहल, उसके बाद उनके रिकॉर्ड को चेंज किया। हालांकि 2 प्रयास लगे, मेरे ख्याल में 70-80 लाख रुपए उस एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए लगे, लेकिन वो बात अलग है। पर एक कीर्तिमान उन्हें अपने नाम पर किया और हम चाहेंगे ये कीर्तिमान ऐसा ही बना रहे, और जो वे अपने नाम के अनुरूप ज्योति फैला रही हैं लोगों के जीवन में, ऐसे ही ज्योति फैलाती रहें और इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत से लोग उनकी बातों से इंस्पायर हो सकें। और जैसा उन्होंने कहा कि वे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, फ़ोन पर अवेलेबल हैं, जब भी आप उनसे संपर्क करना चाहें उनके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं।